के साथ बच चुके हैं यूपी तक पर। वक्त है मुद्दे की बात का। आज एक बार फिर हम बात करेंगे अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की, जिनके बीच का विवाद खत्म होता नज़र नहीं आ रहा है। माना जा रहा था कि शनिवार को अखिलेश यादव ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कही और उसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का मेरे पास संदेश आया और उनकी बात मुझे सुननी पड़ेगी। तो ये कहा गया कि राहुल गांधी का संदेश उनके पास पहुंचाया गया और उसके बाद अब अखिलेश यादव शांत हो जाएंगे। लेकिन फिर रविवार को उन्होंने एक ट्वीट कर दिया जिसमें वो इंडिया गठबंधन के बजाय पीडीए की वकालत करते हुए नज़र आ रहे थे, जो कि उनका एक हालिया नारा है और जिसे वो लगातार अपने जीत का फॉर्मूला बताते रहे हैं। और मामला एक बार फिर गर्मा गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि सोमवार को फिर उन पोस्टरों की तस्वीरें सामने आ गई जो लखनऊ की सड़कों पर या लखनऊ की सपा दफ्तर के बाहर लगे हुए थे और अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री के तौर पर पेश कर रहे थे। और लखनऊ से होकर जाता है दिल्ली का रास्ता, इस तरह के लाइनों के ज़रिए वो एक बार फिर जिसे कहते हैं कि दावेदारी ठोक रहे थे अपनी, कि भाई यूपी के अंदर तो हमारी चलेगी, यानी अखिलेश यादव की चलेगी। उनसे ये संदेश मिल रहा था। तो क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच अभी तक पूरी तरह मामला सुलझा नहीं है? कहाँ अटका हुआ है ये मामला, अगर अटका हुआ है तो? या फिर आने वाले दिनों में इस गठबंधन की, इंडिया गठबंधन के इन दो महत्वपूर्ण साथियों की, उत्तर प्रदेश के नज़रिए से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी, इनके रिश्ते कहां तक जाने वाले हैं? इस गुत्थी को समझने के लिए हमारे साथ आज जो लोग मौजूद हैं, उत्कर्ष सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, विजय उपाध्याय दैनिक भास्कर के उत्तर प्रदेश में ब्यूरो चीफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार आप उन्हें हमारे शो पर देखते हैं, और प्रशांत श्रीवास्तव जो कि इंडिया टुडे के प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और प्रशांत को भी लगातार हम उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर हम उनकी टिप्पणियां और उनकी स्टोरीज़ को देखते और पढ़ते रहते हैं। सबसे पहले उत्कर्ष जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि पिछले 48 घंटों की गतिविधियां, मैं पिछले एक हफ्ते की गतिविधियों पर इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते हमने इस पर तफसील से बात की थी, हमारे दर्शकों ने भी हमारी उन तमाम चर्चाओं को देखा था। तो जो नए दर्शक जुड़े हैं उनके लिहाज से भी, कि कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी के बीच जो एक मध्य प्रदेश के चुनावों को लेकर, मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर जो एक बड़ा विवाद शुरू हुआ था, वो हमें हफ्ता खत्म होता नजर आ रहा था। आपकी नज़र में पिछले 48 घंटे या 3 दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं, उनके बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का ये विवाद अब कहां खड़ा हुआ है? क्या हम इसे सुलझा माने या अभी भी उलझा माने? ये सही बात है कि 2 रोज पहले तक माहौल कुछ और था, तल्खियां दोनों तरफ से थी, चाहे कमलनाथ का वो बयान हो और चाहे उत्तर प्रदेश में अजय राय लगातार बयान दे रहे हो, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, और उसके बाद अखिलेश यादव का तल्ख बयान। लेकिन जिस वक्त ये बात हुई कि दिल्ली से बात हो गई है, केसी वेणुगोपाल ने वो मैसेज कन्वे किया था और बहुत अच्छी बातचीत हुई, और खरगे जी ने भी, मल्लिकार्जुन खरगे ने राम गोपाल जी के जरिए बात की। तो ये सारी घटना होने के बाद निश्चित तौर पर माहौल बदला है। और अगर मैं कहूं कि अभी से थोड़ी देर पहले, जब हम लोग इस वक्त बात कर रहे हैं आज, उसके थोड़ी देर पहले उत्तराखंड में अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत की है, और उसको अगर रेफर करके हम बात करें तो बहुत क्लियरली उसमें उन्होंने ये कहा है कि गठबंधन और उसको लेके एक सकारात्मक बात की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और उन्होंने स्पष्टता भी करनी शुरू की है कि अगर हम अपनी पार्टी को किसी दूसरे प्रदेश में हम अपनी विचारधारा फैला रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए, और ये सारी बातें उन्होंने की, और बड़े नॉर्मल पिच पर बात कर रहे थे। वो एग्रेशन जो उस दिन के बयान में था वो नहीं था। समस्या यहां पर इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, समस्या जो है लोकल लीडरशिप के लिए।
और लोकल लीडरशिप की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। और मुझे लगता है जहां जिस वक्त हम लोग आज बात कर रहे हैं, फिर मैं रेफर करूं अपने दर्शकों के लिए कि आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय दिल्ली में थे। अब ये कहना ठीक नहीं है कि उनको तलब किया गया था या मीटिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन बहरहाल वो दिल्ली में थे और प्रियंका गांधी के साथ उनकी बातचीत होनी है। मेरे पास अभी जानकारी नहीं है कि बातचीत हो गई या होनी है और क्या है, शायद विजय भाई को पता होगा। तो उस पूरी परिस्थिति में एक चीज स्पष्ट है कि शीर्ष नेतृत्व तो कहीं नहीं बिगाड़ चाहता है। और जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, देखिए मध्य प्रदेश में एक समस्या कांग्रेस के साथ भी है और कांग्रेस की इंटरनल प्रॉब्लम है। कमलनाथ जिस तरह से मध्य प्रदेश को लीड कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के ढेर सारे ऐसे नेता जिन्होंने बीते समय में जब पार्टी सत्ता में नहीं थी, लंबे टाइम तक जो संघर्ष करते रहे, लीड करते रहे, वो भी कहीं ना कहीं दबे हुए हैं कमलनाथ के दबाव के भीतर। तो कमलनाथ का जो अपना अप्रोच है उसको भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की सहमति है नहीं है ये है, लेकिन मैं तो ताजा जो खबर मिल रही है उसमें सच्चाई कितनी है मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन जो सूचना है मैं जिम्मेदारी समझता हूं उसको बता देने की कि हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों में, अगले 48 घंटे में वहां का भी मामला सुलट जाए और चीजें थोड़ी सी एडजस्टमेंट पे चली जाए। तो अभी जो ताजा सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है कि गठबंधन के लिहाज से कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। जो स्थानीय नेताओं के बयानों की वजह से जो तल्खी बढ़ रही थी उसको भी कंट्रोल कर लिया गया है। जी, तो जो बात उत्कर्ष जी ने कही, विजय जी, वो बात एकदम सही लग रही है कि भाई टॉप लीडरशिप दिल्ली में कुछ और बात करती है, अजय राय फिर कुछ और बयान दे देते हैं, या अखिलेश यादव के सुर थोड़े नरम पड़ते नजर आते हैं तो उनके नाम का पोस्टर उनके कार्यकर्ता लगा देते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जैसे नेता की बात कुछ और हो सकती है, लेकिन अजय राय की बयानबाजियां या फिर सपा के अंदर जो उनके नेताओं की, उनके प्रवक्ताओं की बयानबाजियां हैं जो मर्यादा की सीमाएं भी तोड़ती हुई नजर आती हैं कई बार, क्या वो टॉप लीडरशिप की इजाज़त के बिना है? और अगर ऐसा है तो फिर टॉप लीडरशिप सीधे सीधे उनके साथ ऑन रिकॉर्ड डांट डपट करती हुई क्यों नहीं नजर आती है? क्या खेल चल रहा है कुल मिला के? कैसी पोस्टरिंग है ये? विरोधाभास है। अगर लोकल लीडरशिप में प्रॉब्लम है तो गठबंधन नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीटें तो लोकली ही तय होनी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो मध्य प्रदेश हो। और मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो इंडिया यानी इंडी का अलायंस, ये जो अलायंस है इसमें कुछ तय नहीं है अभी, और 3 बैठकों के बाद इनकी गतिविधियां डिरेल है और चुनाव हो रहे हैं। चुनाव में सभी नीचे उतर के राज्यों के चुनाव में चुनाव लड़ रहे हैं। कोई स्पष्ट न नीति है न स्पष्ट कोई निर्देश है। शीर्ष नेता क्या बात करते हैं, अगर वो नीचे तक कम्युनिकेट नहीं हो रहा है तो उस बात का कोई मतलब नहीं है। उन बातों के ना होना या ना होना कोई एक ही बराबर है। उत्तर प्रदेश की जो सिचुएशन है इसमें कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, किस तरीके से अखिलेश का साथ चाहती है, या फिर वो 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 की 80 सीटों पर लड़ना चाहती है जैसा अजय राय दावा करते हैं, इसको लेके बहुत असमंजस है। जब तक अलायंस नहीं हो जाता तब तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के तौर पे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के चेहरे को प्रोजेक्ट करती है तो उसमें कोई गुरेज नहीं, क्योंकि अभी कोई चेहरा इनके पास नहीं है, न कोई चेहरे की घोषणा हुई है, न कोई चेहरा तय है। अगर कांग्रेस 50-55 सीट ही आती है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश 60 सीट आती है तो निश्चित तौर पे वो दावेदार हो सकते हैं। वो एक संभावना की बात कर रहा हूं। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसमें इस अलायंस का जो अस्तित्व है वो अगर हम माने कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में नहीं है, सिर्फ लोकसभा के लिए है, तो जनता इस बात को अच्छे से समझ जाएगी कि ये अवसरवादी गठबंधन है और ये सिर्फ मोदी को रोकने के लिए किया गया है। राज्यों में आपने गठबंधन नहीं किया, वहां कर लिया। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन लोगों ने घोषित नहीं किया है। यानी कि जो गठबंधन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट हैं, कोई इंग्रेडिएंट इनके पास अभी तक सामने नहीं आया। टकराव ऊपर से हो रहे हैं। तो ये जो टकराव की स्थितियां हैं, जिस तरह के बयान है, और मैं तो ये समझता हूँ अखिलेश जी ने जो कहा कि उनकी बात सुननी पड़ेगी, वो उनकी फोन पे बात करने की बात थी,
ना कि ये कहना कि उन्होंने जो कहा वो हमें मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं था। उनके उनके कहने का मतलब ये था कि ऐसा उनका फोन सुनना पड़ेगा, तो क्या बात हुई है वो उन दोनों के बीच में है। तो चूंकि स्पष्ट नहीं है, विरोधाभास है, टकराव है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है वो 24 के बाद ठीक 2 साल बाद 27 भी जाती है। समाजवादी पार्टी ने एक अलायंस विधानसभा चुनाव में किया, जिनसे उन्होंने अलायंस किया, उनको मजबूती मिली। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 4 से 6 हो गई, वोट परसेंटेज उनके सपा के बराबर नहीं आए, लेकिन सीटें बढ़ी। आरएलडी के पास 1 सीट थी, उनकी 9 सीटें हो गई, वोट परसेंटेज उनके सपा से ज्यादा नहीं आए, जबकि उन्होंने फेवरेट सीटें ली थी। यानी कि जिन लोगों के साथ उन्होंने गठबंधन किया वो पार्टियां ही, एक तो सुहेलदेव भारतीय समाज खुले तौर पर सपा पे हमलावर हो गई। आरएलडी की चाल अपनी है, उन्होंने विधानसभा भी लिया, एक राज्यसभा सीट भी ले लिया। अब उनकी चाल अलग हो गई है, वो सपा के साथ रहेंगे या शुद्ध रूप से कांग्रेस के साथ रहेंगे या बीजेपी के साथ चले जाएंगे, कुछ भी निश्चित नहीं है। ये सब चीजें भविष्य के पेट में है कि कहां वहां से क्या चीजें निकल के आएंगी, कहां बेहतर डील होगी, वहां से चीजें तय हो जाएंगी। तो ये जो गठबंधन है ये एक्चुअली सिर्फ कागज पर है, नाम है इसका, और इसको लेके असमंजस है। कोई तस्वीर साफ नहीं है, लीडरशिप साफ नहीं है और मकसद भी साफ नहीं है। और अगर मकसद सिर्फ लोकसभा चुनाव है तो जनता विधानसभा चुनाव में अलग अलग और लोकसभा चुनाव के लिए इनके साथ क्यों जाएगी। जी बिल्कुल। दोस्तों YouTube पर अगर आप हमारा ये शो लाइव देख रहे हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच जो विवाद चल रहा है उसे लेकर, तो हमने YouTube पर एक सवाल आपसे पूछा है कि क्या अखिलेश यादव को कांग्रेस पार्टी मना पाएगी, हाँ या ना में आप अपना जवाब देकर हमारे इस पोल में शिरकत कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल भी पूछिए ताकि हम उसका जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, हम इनके ज़रिए आप तक पहुंचा सकें। प्रशांत, मैं आपसे कांग्रेस का नज़रिया पूछना चाहता हूं। यहाँ साफ तौर पर दिल्ली में जो बयान दिए जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस प्रवक्ताओं के हों या फिर जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिलती है, वो बिल्कुल साफ तौर पर उसमें ये संदेश होता है कि हमें विवाद नहीं चाहिए। इंडिया गठबंधन जो है 2024 में जो उसका मकसद है बीजेपी के या एनडीए के खिलाफ लड़ना, वो बड़ा मकसद है और उस मकसद को ध्यान में रखकर आगे चलना है हमें, मतलब तमाम पार्टियों को इंडिया गठबंधन की। लेकिन अजय राय कुछ और बयान देते हुए नजर आते हैं। तो क्या अजय राय स्वयंभू इस तरह के बयान दे रहे हैं या फिर पोस्चरिंग वर्सेस पोस्चरिंग, भाई अगर हेकड़ी समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, ये वाली उन्हें हरी झंडी मिली हुई है। कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है कुल मिलाकर? आ रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी से तो नहीं आ रहे। निश्चित तौर पे कोई भी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रहे हों, अभी हों या इससे पहले ब्रजलाल खाबरी या उससे पहले अजय लल्लू, जो भी प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बनता है, खासतौर से यूपी में, बिना हाई कमान के वो फुल्ली फ्री हैंड, पिछले 4-5 अध्यक्ष जब से मैं कांग्रेस यहाँ कवर कर रहा हूँ, किसी को इतना फ्री हैंड नहीं दिया गया कि उसने पूरी लाइन ही तय कर ली। मुझे नहीं लगता रीता जोशी के बाद कोई पावरफुल अध्यक्ष इस तरीके से आया कि जिसने पूरे प्रदेश कांग्रेस से तय कर लिया और वही लाइन जो है पार्टी लाइन हो गई। ऊपर से इस समय तो क्योंकि प्रियंका गांधी अभी भी कागज पे तो प्रभारी हैं ही यूपी की, अभी नया प्रभारी तो यूपी को नहीं मिला है, भले ही प्रियंका गांधी पिछले काफी समय से यहाँ पर ना आई हो, लेकिन प्रियंका गांधी की टीम का कंट्रोल अभी भी है। तो प्रियंका गांधी की टीम की मर्जी के बिना अजय राय कुछ भी बयान दे देंगे, मुझे नहीं लगता। तो जो कुछ भी हो रहा है वो उनसे लाइन लेने के बाद ही अजय राय बयान दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा जरूर एक आध कदम वो ज्यादा बोल देते हैं क्योंकि अजय राय का थोड़ा सा एक दबंग नेता वाला नेचर भी रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि वो उसको उस तरीके से एक दबंग नेता की तरह कह देते हो जो कि समाजवादी पार्टी को खराब लग जाता हो। लेकिन मोटी मोटी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी कभी भी प्रियंका गांधी की टीम के साथ कंफर्टेबल नहीं रही। अभी की बात नहीं है, ये 2022 से पहले की भी बात है। आपको याद होगा जब प्रियंका गांधी यूपी में एक्टिव थी तो आजमगढ़ में भी प्रियंका गांधी का दौरा लगा था और वहां पर कांग्रेस के कुछ लोकल नेताओं ने गायब सांसद अखिलेश के पोस्टर लगवा दिए थे और वो इतना ज्यादा खराब लगा था समाजवादी पार्टी को। उसके बाद जब गठबंधन की कोशिश भी कांग्रेस की ओर से की गई तो समाजवादी की पार्टी की ओर से मना कर दिया गया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बसपा को भी कोशिश की थी कि किसी तरह वो अलायंस में ले ले। जब कहीं अलायंस नहीं हुआ तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो एक कैंपेन था उसको लॉन्च किया गया ताकि जाति धर्म से उठकर लोग वोट करें। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया कैंपेन और पूरा चुनाव बाइपोलर हो गया और कांग्रेस महज 2 सीटों पर ही सिमट गई। तो ये समाजवादी पार्टी कभी भी प्रियंका गांधी की टीम के साथ बहुत सहज नहीं रही, ये बात सच है। लेकिन उसका दूसरा साइड ये भी है कि
कि वही समाजवादी पार्टी राहुल गांधी या उनके करीबी नेताओं के साथ सहज है। वही समाजवादी पार्टी केसी वेणुगोपाल से बात करने में कोई दिक्कत नहीं उनको। खड़गे जी का बड़ा सम्मान मैं समाजवादी पार्टी कई नेताओं के मुंह से मैं खुद सुन चुका हूं। तो जब भी बात होती है इस तरह की कि भाई क्या दिक्कत आ रही है कांग्रेस में, जब भी मैं अखिलेश यादव के करीबियों से बात करता हूं कि क्यों आपका इतना डिफरेंसेस कांग्रेस पार्टी से बढ़ता जा रहा है, तो वो उनका कहना है कि हम पॉलिटिकल लोगों से बात करना चाहते हैं जिनको हम पहले से जानते हैं या दिल्ली सर्किल में जिनसे हमारे हाईकमान पहले से मिलते रहे। तो राहुल गांधी की टीम में जो लोग हैं या राहुल गांधी के करीबी जो हैं या नेशनल लीडरशिप में जो लोग हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे इतने सीनियर लीडर रहे हैं, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता उनके टच में पहले से भी रहे हैं, तो उनके साथ कंफर्टेबल होंगे। केसी वेणुगोपाल संगठन प्रभारी भी हैं, प्लस इंडिया अलायंस की बैठक में अखिलेश यादव की केसी वेणुगोपाल से बातचीत भी हुई थी मुंबई वाली बैठक में, जहां तक मेरी जानकारी है। तो निश्चित तौर पर जब बात उनका उस चैनल से बात हो रही है और इधर जो टीम जो यूपी की जो कमान है वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की टीम संभाल रही है। अजय राय का जो अपॉइंटमेंट हुआ उसमें भी प्रियंका गांधी की टीम का रोल रहा है। तो समाजवादी पार्टी उस तरीके से इतना कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है अजय राय के बयानों से। अजय राय भी एक धाकड़ नेता हैं, पिछले कई साल से वो एक्टिव हैं पॉलिटिक्स में, तो उनका राजनीति करने का अंदाज है। तो उनका जो लॉजिक है वो ये है कि अगर हम इस तरीके से बयान नहीं देंगे कि 80 की 80 सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है तो हमारे संगठन में जान कैसे आएगी। अगर हम शुरुआत से यही कहते रहेंगे सपा जो हमें सीट देगी हम उसी में लड़ जाएंगे तो हमारा कार्डर बाकी जिलों में तो बैठ जाएगा। अगर हम 10-15 सीटों पर लड़ेंगे बाकी 65 सीटों का क्या होगा? तो उन्हें तो 80 की 80 सीटों पर लड़ना है। तो इसमें जो दिक्कत आ रही है वो 2-3 बयानों को लेकर आ रही है। एक तो अजय राय ये कहते हैं कई बार कि 2024 तो जीतेंगे, 27 की भी लड़ाई है। 27 की बात आ रही समाजवादी पार्टी तुरंत नजरें तिरछी कर लेती है कि 27 तो भाई हमारा चुनाव है, 27 में कैसे क्या नाम है अब आप क्या नाम है अपने आप को कह सकते सरकार बना लेंगे। तो ये बेसिक इश्यूज यहाँ पर ये फंस रहे हैं। इसको तभी सुलझाया जा सकता है जब कोई ऐसा व्यक्ति दोनों तरफ से बात करे जिसकी दोनों तरफ बनती हो, उसकी प्रियंका गांधी की टीम से भी बनती हो, उसकी अखिलेश यादव के करीबियों से भी बनती हो। तो कांग्रेस हो सकता है आने वाले टाइम पे एक ऐसा प्रभारी नियुक्त करे चुनाव से पहले या अगले 1 महीने बाद जब ये 4 राज्यों के चुनाव निपट जाएंगे, जो जिसका अखिलेश यादव से बॉन्डिंग ठीक हो। क्योंकि वरना इस तरह की तल्खियां आज आपने फोन करके रोक ली हैं, लेकिन कल को फिर चुनाव के नतीजों के बाद मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया, चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित रहे या कांग्रेस के फेवर के नहीं रहे, तो उसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई तो आप कैसे रोकेंगे? उस टाइम तो चुनाव लोकसभा चुनाव भी सर पर खड़ा होगा। तो ऐसे में ऐसे लोगों को बीच में जरूर लाना होगा जिनकी समाजवादी पार्टी में अच्छी पकड़ हो और उन लोगों से उनकी बनती हो। तो कांग्रेस को ऐसे सीनियर लीडरशिप को या ऐसे सीनियर लीडर्स को दिल्ली के बीच में लाना होगा जिनका सम्मान अखिलेश यादव उनके करीबियों के मन में हो। वहीं समाजवादी पार्टी को भी ये चीज समझनी होगी कि अगर वो कांग्रेस के खिलाफ इसी तरह लड़ते रहे तो ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। इसमें कांग्रेस इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खासतौर से जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का कोर वोट है उसके प्रति उसमें कांग्रेस के प्रति भी सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है। इवन कई समाजवादी पार्टी के नेताओं में कांग्रेस पार्टी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हुआ है। उनमें से 1-2 पश्चिम यूपी के हैं, 1-2 मध्य यूपी के हैं, उनमें से कुछ ने तो ज्वाइनिंग करने तक का मन बना लिया। हो सकता है आने वाले 1 महीने 1.5 महीने में आपको ये खबर भी सुनने को मिले कि 2-3 समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उन्हें लोकसभा का टिकट चाहिए। तो ये सारी चीजें भी चल रही हैं। तो इस चीज का ध्यान जो मुझे लगता है नीरज जी दोनों तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बीच के पुल की तरह काम करे और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करे। तो केसी वेणुगोपाल पर आप कैसे हर बार डिपेंड कर सकते हैं कि वो हर बार कॉल करेंगे और चीजें सुलझ जाएंगी? तो ये चीजें जो मुझे लगता है अभी सुलझी हैं, ये फॉर अ टाइम बीइंग सुलझी है, ये हमेशा के लिए नहीं सुलझ गई। नीरज जी बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण बात कही प्रशांत ने। लेकिन दोस्तों आप में से कुछ लोग ये जानना चाहते हैं अखिलेश यादव के पहले तल्ख तेवर और बाद में नरम पड़े तेवर की जो बात कर रहे हैं वो आखिर क्या थे। कुछ लोग शायद उससे वाकिफ नहीं है, तो हम आपको दिखाते हैं कि पिछले हफ्ते ये विवाद जो शुरू हुआ मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सीट बंटवारे को लेकर, उस वक्त अखिलेश यादव का एक बयान और फिर शनिवार को अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था। ये दोनों बयान सुनिए, तो उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। क्योंकि अभी हमारे पास संदेश कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के माध्यम से किसी का संदेश आया है, तो अगर वो बात कुछ कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी। नंबर 1, अगर हमारी पार्टी का कोई नेता
कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे, तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। तो देखा आपने अखिलेश यादव के दो तेवर हमने आपको दिखाए। एक तेवर ये था जिसमें चिरकुट नेताओं जैसी शब्दावलियों का इस्तेमाल था, और दूसरा तेवर अखिलेश यादव का था जिसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता की बात हमें माननी पड़ेगी, जिसकी व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा रही है। प्रशांत, मैं आपके पास एक सवाल और लेने आऊँगा आपके जाने से पहले। उससे पहले मैं उत्कर्ष जी से एक टिप्पणी लेना चाहूँगा। हाँ, मैं एक उत्कर्ष जी की टिप्पणी लेकर प्रशांत फिर आपके पास आता हूँ। उत्कर्ष जी, दो बातें हैं। एक पहली बात तो ये कि चूंकि ये मध्य प्रदेश से शुरू हुआ पूरा विवाद है, अजय राय ने एक बात कही जब ये विवाद खड़ा हुआ कि अगर आपको सीट शेयरिंग फॉर्मूले के लिए बात करनी थी तो बात करने से पहले या कुछ तय होने से पहले आपने 6 या 7 कैंडिडेट का नाम कैसे जारी कर दिया। इसका मतलब तो ये था, ये बात वो अखिलेश यादव के लिए कह रहे थे कि इसका मतलब तो ये था कि आप पहले से मन बना चुके थे कि इन 6-7 सीट पर हमें लड़ना है, और हम आपने कैंडिडेट दे दिए, बात तो फाइनल हुई नहीं। तो क्या अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के इस पूरे प्रकरण का कहीं इस तरीके से तो नहीं उनके दिमाग में चल रहा है कि जब 2024 के चुनाव में इंडिया अलायंस के लिए सीट शेयरिंग का सवाल उठेगा, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बड़ा दावेदारी पेश करेगी, क्योंकि वो आरएलडी नहीं है, वो बसपा नहीं है, वो कांग्रेस है, तो क्या वो पहले से एक एडवांटेज लेके चलना चाह रहे हैं कि भैया एमपी में आपने हमारी नहीं सुनी तो अब यूपी में आपको हमारी सुननी पड़ेगी? क्या इसका ग्राउंड तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव? यूपी तक पर पहले की चर्चाओं में हम लोग इसी बात पर थे, और हमारे दर्शकों को अगर याद हो तो हमने यही कहा था कि दबाव बनाने की रणनीति है, और ये दबाव बनाने की उसी तरह की रणनीति थी जैसे कि अजय राय 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते, तो ये चलता रहता है। और दूसरी बात मैं फिर याद करा दूं कि मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के लिए ये गठबंधन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि यही सारी पार्टियां ज्यादातर जगहों पे विधानसभा में भी प्रतिद्वंदी होंगी, और खासतौर से अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये तो और स्वाभाविक हो जाएगा आने वाले समय में। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को ये लोग केंद्र से हटाने में की बात करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या होगा? क्या भाजपा कमजोर होगी तो फिर कांग्रेस अपना स्टेक नहीं मांगेगी, या ये कोई लॉन्ग टर्म समझौता है तो वो क्यों है? अभी विजय भाई कह रहे थे कि ये सिर्फ मोदी को हटाने के लिए जनता का परसेप्शन, ये तो ये इसमें सच्चाई है, इसमें कोई परसेप्शन की बात नहीं है। ये कोई बहुत लॉन्ग टर्म भारत की राजनीति में कोई परिवर्तन करने वाला ये अलायंस नहीं बन रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए बन रहा है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आएगा तो आएगा, दूसरी बात, और वो तब आएगा क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए है और लोकसभा चुनाव के वक्त आएगा। दूसरी बात, प्रशांत ने जो बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात, और वहां से ही इसके रास्ते निकलेंगे। देखिए, कांग्रेस के भीतर भी एक अभी पिछले बृहस्पतिवार को एक बैठक हुई उत्तर प्रदेश कांग्रेस में, और ढेर सारे उनके जिलों के प्रभारी और तमाम संगठन के लोग आए थे, और उसमें भी एक धड़ा ऐसा था जिसने इस बात को बहुत मजबूती से कहा कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है, समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमें अनर्गल बयान देने से बचना चाहिए, और न सिर्फ बचना चाहिए बल्कि हमको अपनी ताकत योगी के और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगानी चाहिए। तो कांग्रेस के भीतर भी स्थानीय स्तर पर चर्चा हो रही है। अब मैं सिर्फ आपको एक संकेत देता हूं, अजय राय जब से आए हैं, वो ठीक बात है कि टीम प्रियंका के कॉन्फिडेंस में है, वो भी अच्छी बात है, और ये भी सही बात है कि टीम प्रियंका के मर्जी के बिना वो कितना बोलेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस ऐसी हैं जो अजय राय को थोड़ा सा शुरुआत में, मैं कहूंगा बहुत इतना तो स्पष्ट कहूंगा ही कि उन्होंने थोड़ा सा जो है इन्फ्लुएंस कर लिया, और उनके अपने पुराने इश्यूज कुछ कहीं हैं, तो वो खैर उसको छोड़िए। लेकिन आगे कैसे ये गठबंधन चलेगा इसके बारे में जो सूचना है वो बहुत क्लियर है। उत्तर प्रदेश में का प्रभार कांग्रेस में महासचिव स्तर के ऊपर जो नाम चल रहे हैं, ये तो तय है कि प्रभारी बदला जाएगा। प्रियंका नहीं रहेंगी प्रभारी, वो खुद नहीं चाहती, उनके पास बहुत काम है राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो नाम आ रहे हैं वो समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता हैं,
और अच्छा। वो ऐसे नाम वो नाम ऐसे हैं जिनके साथ जो पूरे उस परिदृश्य को तो समझते ही हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश फिर वो समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ उनके अच्छे और एक समन्वय वाले बातचीत लगातार उनकी चलती है। तो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन बनाने की बात है, और इसीलिए प्रभार में अगर परिवर्तन होता है तो उसी पृष्ठभूमि के व्यक्ति का यहाँ आना भी तय है। आज दिल्ली में जो बात हो रही है उसके भीतर भी इस बात पर चर्चा है, क्योंकि पार्टी को सबसे ज्यादा दिक्कत कहां हो रही है। कांग्रेस के साथ ये जो ढुलमुल दिखाई दे रहा है कांग्रेस में, कि प्रदेश अध्यक्ष भी बोलने लग रहा है, दूसरे जो जिन लोगों को कहा जाता है कि टीम प्रियंका के लोग वो भी कभी बोलने लगते हैं, उनमें सबके पर्सनल इश्यूज हैं। अब अगर पर्सनल इश्यूज के साथ अलायंस तो नहीं हो सकता, तो कौन ऐसा होगा जो इन पर्सनल इश्यूज को किनारे करा के और ब्रॉडर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के भीतर बात करे। इसलिए कांग्रेस के भीतर इन राज्यों के चुनाव से निपटने के बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा, और फिर उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि केंद्रीय स्तर पर भी कांग्रेस के प्रभारी का परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस के जो भीतर अभी जो संगठनात्मक अभी अध्यक्ष बनने के बाद बाकी सारे जो परिवर्तन होने हैं, आपको उनका भी असर दिखाई देगा। तो अभी एक परिवर्तन का दौर है, उसको सेटल करने में कांग्रेस लगी है। बुनियादी बात सिर्फ इतनी है कि कांग्रेस भी नहीं चाहती है कि समाजवादी पार्टी के बिना वो चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में गठबंधन के, और गठबंधन की बात अगर होगी तो जो अभी है उसी को मानेंगे। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के पास भी संकट है एक कहीं ना कहीं, कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती है तो जो पॉलिटिकल माहौल है, और खास तौर पे वोटर्स का, वेस्टर्न यूपी में जो मुस्लिम वोटर्स का जो शिफ्ट दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स कांग्रेस, उनकी जो एक सिंपैथी बन रही है, जो असर बन रहा है, वो समाजवादी पार्टी भी नहीं चाहेगी। अब आखिरी बात कह रहा हूं कि जो पीडीए का नारा है, पीडीए का नारा कहां से अलायंस के अगेंस्ट है मैं नहीं समझ पाता, क्योंकि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, यही तो आज राहुल गांधी का भी एजेंडा है, कांग्रेस का भी एजेंडा है, अखिलेश यादव का भी एजेंडा यही है। तो अगर अलायंस में होने के बाद ये एजेंडा मजबूत होता है तो फायदा अल्टीमेटली कैंडिडेट चाहे जिस सीट पर हो, फायदा तो दोनों को मिलना है। तो वो स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं कॉमन है, लेकिन चेंजेस होने तय हैं। केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस में चेंजेस होने तय हैं। उत्तर प्रदेश के संगठन में बहुत सारा अभी छोटा बड़ा बदलाव होगा, सुर बदलेंगे। जी जी प्रशांत जी, मैं आपसे आता हूं सवाल लेने। कई सारी महत्वपूर्ण बातें उत्तर। आपने भी एक बात कही कि समाजवादी पार्टी की से जुड़े कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग कांग्रेस में हो सकती है। चूंकि आप रिपोर्टर हैं, फील्ड में एक्टिव रहते हैं, तमाम पार्टी के नेताओं से आपकी बात होती रहती है। जयंत चौधरी का रुख इस मामले में बिल्कुल एकदम अभी शांत नजर आ रहे हैं। जयंत चौधरी, हो सकता है वो राजस्थान के चुनाव में काफ़ी व्यस्त हों या कुछ भी वजह हों, लेकिन इन सारे मामलों में जयंत चौधरी की पोजीशनिंग क्या है? जो एक चर्चा ये जो चलती रहती है उत्तर प्रदेश में, उत्कर्ष जी ने कहा कि कांग्रेस बगैर समाजवादी पार्टी के 2024 में नहीं जाएगी, लेकिन एक चर्चा ये भी चलती रहती है कि कांग्रेस एक और फ्रंट खोल कर रखी हुई है, वो मायावती और जयंत के कॉम्बिनेशन वाला फ्रंट है। अभी की जो तासीर है उत्तर प्रदेश की, अभी जो सियासी हवा यूपी में बह रही है, आप लोग क्या पकड़ रहे हैं कि क्या इस तरह का कांग्रेस ने कोई दोहरा फ्रंट खोल रखा है? करते जो उन्होंने नई चीज की बात की कि जो नया काफी कुछ बदलाव होने जा रहा है। एक क्या नाम है, नया ये होने जा रहा है कांग्रेस में कि कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की जो है वो टीम जो है मुझे लग रहा है अगले एक हफ्ते में घोषित हो जाएगी, जिसे पीसीसी की टीम कहते हैं। तो अजय राय को अपनी टीम मिल जाएगी, तो उसमें भी बहुत सारे अपडेट्स होंगे, बहुत सारे जाति समीकरण और सब चीजें देखने को मिलेंगी। तो भी एक नई दिशा दिखेगी कि आगे गठबंधन की तरफ वो कैसे उसको ले जाते हैं। तो एक नई टीम के साथ काम करने को अजय राय को यहाँ मिलेगा। और रही बात आपने जयंत चौधरी की बात की, तो एक चीज चर्चा जो चल रही है वही मेरे सुनने में भी आई कि शायद राजस्थान में एडजस्टमेंट की बात चल रही है आरएलडी को 4 सीटों पे। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर पे इसीलिए जयंत चौधरी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, एकदम शांत हैं। कांग्रेस की 2 लिस्ट आ गई हैं, लेकिन अभी भी तीसरी चौथी लिस्ट आना बाकी है।
तो उम्मीद है कि तीसरी चौथी लिस्ट में आरएलडी के लोगों का एडजस्टमेंट होगा अगर उनको गठबंधन में लेते हैं, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति नहीं ठीक चल रही है, तो वहां पर कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत ज्यादा पड़ सकती है मध्य प्रदेश की तुलना में। अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वे कांग्रेस को फेवर में दिखा रहे हैं जो अभी तक आए हैं। वहां पर राजस्थान में लड़ाई जरूर है, बट कांग्रेस को बहुत आगे नहीं दिखाया जा रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है जयंत चौधरी वेट एंड वॉच की स्थिति में। तो रही दूसरी बात आपने कही कि क्या नाम है डिफरेंसेस की, तो जयंत चौधरी आम तौर पे भी ना, जैसे बीच में जो रूमर्स भी उड़े, तो जयंत चौधरी कभी भी खुल के किसी की बुराई उस तरह से नहीं करते हैं कभी भी कोई, या जयंत चौधरी के मुंह से आप चिरकुट या इस तरह के शब्द नहीं सुनेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी खुलकर जो है ना वो थोड़ी तरह बैलेंस बनाए रखता है। किसी से नाराज भी होंगे तो वो नहीं जाएंगे मीटिंग में या नहीं पहुंचेंगे, इस तरह की चीजें कर देंगे। लेकिन वो थोड़ा सा जो है आप उनमें थोड़ा सा बैलेंस देखेंगे कि वो अगर कांग्रेस वहां पे उनको नहीं भी एडजस्ट करती है राजस्थान में, तो जयंत चौधरी अपने कैंडिडेट लड़ा देंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ बहुत ज्यादा अगेंस्ट जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि जयंत चौधरी भी भविष्य की पॉलिटिक्स जानते हैं। जयंत चौधरी को भी पता है कि वो राज्यसभा में इकलौते सदस्य हैं आरएलडी के, तो उनको भी क्या नाम है इंडिया अलायंस के साथ ही रहकर, अभी जब तक वो अगर बीजेपी में जाने की बात हो जाए तो बात अलग है, फिलहाल तो नहीं लगता कि वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो वो भी क्या नाम बड़ा सोच समझ के बयान देने वाले व्यक्ति हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से दिखाएंगे कि अगर उनको राजस्थान के चुनाव में अगर आरएलडी को एडजस्ट नहीं किया जाता है कांग्रेस की ओर से, तो वो कोई बहुत बगावती सुर अपना लेंगे जयंत, मुझे नहीं लगता, जितना मैं अभी तक रीड कर पाया हूँ अमित जी। और अभी जो आपने बात की कि वो जयंत चौधरी का स्टैंड क्या है इस सपा और कांग्रेस की कंट्रोवर्सी को लेकर, तो मुझे लगता है कि वो भी वेट एंड वॉच की स्थिति में, वो इसमें बहुत ज्यादा खुद को नहीं डालना चाहते हैं, वो खुद को एक एड ऑन एक पॉइंट नहीं देना चाहते हैं कि वो भी अखिलेश जी के साथ वो भी अपना एक नाराजगी कांग्रेस के साथ जता दें, क्योंकि उनकी समाजवादी पार्टी को, जो कि उनकी अलायंस की पार्टी है, उनको मध्य प्रदेश में एडजस्ट नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि जयंत चौधरी इस तरीके से कुछ करेंगे। जी विजय जी, मैं आपसे सवाल लेता हूँ। अभी कई सारी बातें इस पूरे राजनीतिक विवाद उत्तर प्रदेश में जो इंडिया अलायंस के आसपास क्रिएट होता नजर आ रहा है, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि आखिर अखिलेश यादव को ये कंफ्यूजन क्यों हुआ कि जब इंडिया अलायंस की बैठकें हो रही थी तो वो विधानसभा चुनाव के लिए बैठकें हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन आम आदमी पार्टी को तो नहीं है। दिल्ली में अगर कांग्रेस कहती है कि 7 सीटों पर वो लोकसभा चुनाव की तैयारी करिए, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हाँ ठीक है, आप भी तैयारी करिए, हम भी तैयारी करें। और वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह उसकी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी की नेचुरल तरीके से आ रही है, और कोई बहुत एक दूसरे के खिलाफ विवादित बयान नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव को ये कहां से कंफ्यूजन हुई कि विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस बन रहा है, और वो इस बात को यहां तक लेकर चले आए कि अगर ये लोकसभा चुनाव की बारी है तो तब देखेंगे। यानी इसकी तो कई सारी व्याख्या हो सकती है। इसकी एक व्याख्या तो ये भी है कि अभी के बारे में कुछ कह नहीं सकते, तब देखेंगे अलायंस होगा तो अखिलेश यादव की इस कंफ्यूजन की एक तो वजह मैं समझना चाहूंगा आपसे। और दूसरी एक बात आप कह रहे थे अपने वक्तव्य में, जो आपने सबसे पहले टिप्पणी की कि मोदी को हराने वाली बातें होंगी और विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे, लोकसभा में एक दूसरे के साथ लड़ेंगे। तो हमने ये तो देखा है ना कि विधानसभा चुनाव के नैरेटिव बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तीनों जगह कांग्रेस जीत गई थी 18 में, और 2019 में वो जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। तो हमने जब देखा कि वोटिंग पैटर्न अलग अलग हैं लोगों के, तो जाहिर तौर पर अलायंसेस भी तो वर्क कर ही सकते हैं ना अलग अलग। विजय जी। जी, सवाल मुझसे है? जी आप ही से है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, अलायंस अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन चीजें साफ होनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश की मीटिंग में सपा के नेताओं को बुलाया गया, अखिलेश ने खुद ये बयान दिया कि रात 1 बजे तक चर्चा हुई, उसके बाद लिस्ट मांगी गई, और लिस्ट मांगी जाने के बाद उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए, मेरे साथ धोखा हुआ। तो अगर अलग अलग था, कोई बात नहीं होनी थी, तो चर्चा होनी ही नहीं चाहिए थी स्टेट लेवल पर भी, लेकिन इन्होंने चर्चा की है। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ये स्वाभाविक अलायंस नहीं है। कैसे? 90 से उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के वोटों पर 2 हिस्से में बटे, एक बसपा के पास गया, दूसरा सपा के पास गया, और सपा लगातार कांग्रेस से ज्यादा वोट लोकसभा, विधानसभा दोनों में परसेंटेज वाइज, सीट वाइज दोनों लेके आ रही है। इस दरमियान बहुमत में सरकार भी बनाई, कई बार उनकी सरकारें भी बनी। लेकिन अब अगर आप अलायंस करना चाहते हैं तो अखिलेश यादव ये भी तो देखेंगे कि भविष्य हमारा कहां जाएगा कांग्रेस के साथ जाने पर। ये बात सही है कि इस समय जो माइनॉरिटी वोटर है वो कांग्रेस को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है, वो चाहता है कि हम कांग्रेस के साथ जाएं,
और ये एक तरीके की बेचैनी नजर आती है। कुछ समाजवादी पार्टी के नेता, मेरी भी जानकारी में है कि वो कांग्रेस के टच में है और कुछ लोगों के साथ दिल्ली में भी बैठके हुई हैं। इसमें इनके बड़े नेता भी, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता तक उसमें शामिल हैं जिनकी बैठकें हुई। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को सारी चीजें जानकारी में होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक हकीकत है उसको नजरअंदाज करना संभव नहीं है किसी के लिए। कांग्रेस में ये फार्मूला भी चल रहा है कि आरएलडी को अपने साथ रखो, बसपा के साथ बाद में तालमेल कर लेंगे, आरएलडी, बसपा और कांग्रेस अच्छा चुनाव लड़ लेगी। लेकिन बिना समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में कोई फाइट बनती नहीं है, और सपा और बसपा एक साथ बनती है तभी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का 51% वोट थे 2019 में, उसका मुकाबला कर पाएंगे। उससे नीचे ये मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, दावे कितने भी हों। अच्छा, अब बात आई पीडीए की। पीडीए तो, भारतीय जनता पार्टी भी पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है। वो भी कहती है पिछड़ा, दलित और पसमानदा, वो भी तो साथ में यही फार्मूला उनके पास भी है। अब दूसरा राहुल गांधी का फार्मूला है कि अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा तो अनुसूचित जनजाति राष्ट्रपति है, पिछड़ा प्रधानमंत्री है, और उत्तर प्रदेश में पिछड़ा अखिलेश यादव है और दलित मायावती हैं। तो राहुल गांधी के लिए जगह कहाँ है भाई? खड़गे के लिए तो जगह हो सकती है, राहुल गांधी के लिए जगह कहाँ है? तो कांग्रेस की जो बुनियादी इनके सिद्धांतों में जो बदलाव आया है उसमें पार्टी की लीडरशिप खुद अपने आप को 10 साल 12 साल पहले की स्थिति में खड़ा कर लेती है, जहां पे ओबीसी की बात करना एक राजनीति में मजबूरी भी थी और राजनीति में जरूरी भी थी, और साथ में वोट तभी मिलता है। आज के दिन में क्या है, ओबीसी जातियों में विभाजित है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजभर की पार्टी है, निषाद पार्टी निषादों की पार्टी है, कुशवाहा समाज की जन अधिकार पार्टी है, ऐसे ही तमाम पार्टियां हैं। और सब पिछड़ा वर्ग केवल कागज पे है। जातियां जो 79 है वो कागज पे हैं। इन जातियों के सबके अलग अलग छत्रप हैं, अलग अलग तरीके से वोट करते हैं। इवन कुर्मी समुदाय जो यादवों के बाद सेकंड लार्जेस्ट ओबीसी उत्तर प्रदेश का है, अपना दल है, अपना दल में 2 अपना दल है। इसके अलावा भी कुर्मी वोट के लिए दावेदार हैं और लोकल इनके लीडर हैं। सपा में भी लालजी वर्मा जैसे लोग हैं। तो ये जो इस सनेरियो में अगर 2024 में आप विधानसभा में अलग लड़ते हैं, लोकसभा में अलग लड़ते हैं, तो एजेंडा क्या होगा आपका? किन मुद्दों को लेकर आप एकजुट खड़े होंगे? क्योंकि मुद्दे तो सभी पार्टियों के समान है। पीडीए बीजेपी के पास भी, पीडीए सपा के पास भी, पीडीए कांग्रेस के पास भी है। कौन इससे अलग है? सब चीजें सबके पास, लेकिन जिसके पास अलग है वो है वोटों का और लीडरशिप का जो एबिलिटी है, संगठन की जो एबिलिटी है, वो अलग करती है पार्टियों को। जिस पार्टी के पास ऑर्गेनाइजेशन बेहतर है, जिस पार्टी के पास एक स्पष्ट नीतियां हैं, वो पार्टी जनता को अपील करती है, और जनता इतिहास और भविष्य दोनों को देखना पसंद करती है। आज के दिन में हम सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सिर्फ आज की बात करें या आने वाले कल की बात करें, बीते हुए कल की भी बात होगी। भाई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ भले ही 17 में अलायंस हो गया, लेकिन 2004 में 38 सीटें सपा के पास थी। यूपीए को चूंकि इनकी जरूरत नहीं थी तो इनको डिनर पे भी नहीं बुलाया, बिना मांगे इन्होंने समर्थन दिया। 2008-9 में सपा ने कांग्रेस को सरकार चलाने के लिए समर्थन दिया, अमर सिंह जेल गए, लेकिन उससे कोई इंपैक्ट तो रिश्तों में आया नहीं, रिश्तों में तो दूरियां बरकरार रही। तो ये जो कांग्रेस और इनके बीच में जो ये टसल है और जो हिस्टोरिकल है, वो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से हल होगा। दूसरी बात यह है कि स्टेट लीडरशिप जो आक्रामक है, ये बात सही है कि वो अपने मन से आक्रामक नहीं हो सकती। जिस प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी हो, तो आप समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस में एक ताकतवर नेता हैं। कांग्रेस पार्टी में उनको ट्रम्प कार्ड माना जाता रहा है। हिमाचल की जीत हो, कर्नाटक की जीत हो, उसमें प्रियंका का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा माना जाता है। लोग इस तरह से अनुमान करते हैं। उनकी टीम उत्तर प्रदेश में काम कर रही है। उस टीम की जो मंशा है, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा डिपेंड होना चाहते हैं। वो फ्यूचर में पार्टी को अपने बलबूते खड़ा करना चाहते हैं। उसके लिए उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजी के तहत वो अपने वो नोटों, जैसे मुस्लिम वोट, दलित वोट और दूसरे वोट जो उनके पुराने ट्रेडिशनल थे, उनको वापस पाने की कोशिश करेंगे। वो बीजेपी के सामने अपने को खड़ा करना चाहेंगे कांग्रेस और बसपा के विकल्प के तौर पे। और ये बात बसपा भी समझ रही है, ये बात सपा भी समझ रही है। बसपा इसीलिए कह रही है कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, ना हम इस पार्टी के साथ जाएंगे, ना उस पार्टी के साथ जाएंगे। इंटरनल लोग ये कहते हैं कि मायावती रिजल्ट आने के बाद तय करेंगी। तो रिजल्ट में आने के बाद किसी की भूमिका तब होगी जब किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बहुमत मिल गया किसी पार्टी को, तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती, फिर तो अलायंस अपनी शर्तों पे होते हैं। जैसे आज के दिन में जो एनडीए है, बीजेपी का बहुमत है, फिर भी उन्होंने अलायंस को बरकरार रखा है।
यूपी में अपना दल और निषाद पार्टी उनके साथ है। निषाद पार्टी का एक व्यक्ति उनकी पार्टी के सिंबल पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अपना दल से 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो एक स्थिति बीजेपी ने अपनी बना रखी है, दूसरी स्थिति बनानी है। जिनको बनाना है वहां नीतियां होनी चाहिए साफ, और मुद्दे साफ होने चाहिए, और कार्यक्रम लागू करने में समयबद्धता होनी चाहिए। 4 महीने चुनाव है, आप अक्टूबर बीत रहा है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसके बाद फरवरी, मार्च में चुनाव की परिस्थितियां आ जाएंगी। इतने कम समय में आप कितना बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं? कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति अभी आई नहीं, मीडिया कमेटी घोषित हो गई, उसका चेयरमैन नहीं है। यहां प्रदेश अध्यक्ष आ गए हैं तो उनके पास कार्यकारिणी नहीं है, कार्यकारिणी कब आएगी पता नहीं है। तो कई पहलू हैं, इन सारे पहलुओं को अगर देखेंगे तो स्थितियां बहुत साफ नहीं नजर आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये युद्ध शांत हो जाता है, यानी जो इस गठबंधन में अभी से युद्ध जो दिखाई दे रहा है ये शांत हो जाता है, तो इसके लिए आपने कभी ठोस पहल होते हुए हम लोगों ने तो नहीं देखा। फोन पे बात करने से अगर लगता है कि चीजें हल हो सकती हैं तो उतना हल हो जाएंगी, लेकिन चीजें दूसरी तरफ से वार पर वार होता रहेगा। पीडी अखिलेश छोड़ेंगे नहीं। अखिलेश ने जब से घोसी जीता है और खतौली जीती है आरएलडी ने, तो एक सिचुएशन ऐसी है कि इनको लगता है कि बीजेपी के मुकाबले में हम ही हैं। 37% वोट सपा के पास है 2022 के रिजल्ट के हिसाब से। तो आप 37 और 2.3% में जो गैप है उसकी भरपाई इतनी जल्दी से और इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। चूंकि बात बसपा का जिक्र आ ही गया बीच में, तो उत्कर्ष जी मैं रविवार सुबह आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया जिसमें उससे पहले बीजेपी को हम देख रहे थे कि बीजेपी लगातार तंज कस रही थी, या जिसे कहें कि मजे ले रही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की इस लड़ाई में। रविवार की सुबह बसपा भी कूदी। आकाश आनंद ने ट्वीट किया कि इस विवाद से साफ जाहिर है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का कोई वैचारिक गठबंधन है नहीं, ये अवसरवादिता कर रहे हैं और जनता इसे समझ रही है। लब्बो लबाब ये था उनके ट्वीट का। तो क्या आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की इस विवाद या कहें कि इस लड़ाई के बीच हाशिए पर खड़ी बसपा का कोई फायदा होता देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में? तो नीरज जी, ये प्रश्न जी अब आ रही है आपकी आवाज। मुझसे है ये प्रश्न? जी आपसे उत्तर जी। देखिए, बसपा के साथ बहुत, भले ही बसपा अभी दिखा रही हो कि वो समान दूरी बना रही है और वो कभी कभी एक ही ट्वीट में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को कंडेम करती है, कभी वो समाजवादी पार्टी को कंडेम करती है, लेकिन जो देश की राजनीतिक परिस्थितियां बन रही हैं या बनेंगी और ये बढ़ेंगी, किसी भी पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है कि वो अकेले अपने आप को मैदान में रखे। और समय बीतते ही आप देखेंगे दिसंबर जनवरी के आसपास कि बसपा को अपना मामला तय करना पड़ेगा। इसलिए तय करना पड़ेगा क्योंकि अगर वो नहीं तय करती है तो ये बात बिल्कुल पुख्ता, जो लगातार आरोप उसके ऊपर लगाते रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम करती है या मायावती दबाव में आ चुकी हैं, वो आरोप और पुख्ता हो जाएंगे। आपने देखा उत्तर प्रदेश में पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें क्या हुआ, 1 to 1 की जब फाइट खड़ी होती है तो बसपा जिसने कुछ समय पहले 10 लोकसभा सीटें जीती थी वो गायब हो गई। तो अफोर्डेबल नहीं है और समझदार पॉलिटिकल डिसीजन भी नहीं होगा। मजबूरियां कुछ भी हो वो अलग कहानी है। मुझे अभी भी ये लग रहा है, या जो सूचनाएं और जो लग रहा है उसके पीछे कुछ सूचनाओं का आधार है, इसलिए लग रहा है कि जनवरी आते आते जो देश का पॉलिटिकल सिनेरियो बनेगा, खासतौर पे एक तो दिसंबर में जब ये नतीजे निकलेंगे, एक काफी बड़ा एक मैसेज जाएगा। अगर बीजेपी ज्यादा राज्य जीतती है तो निश्चित तौर पर विपक्ष का मनोबल ध्वस्त करने में वो कामयाब होगी, या अगर कांग्रेस को सफलता ज्यादा मिल जाती है तो कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा, तो एक हवा बनेगी। हालांकि लोकसभा के चुनाव की कहानी अलग है, लेकिन हवा तो बनती है। और जब हवा बनती है उसके बाद असेसमेंट का एक टाइम तो आता है
कि आपको तय करना पड़ेगा कि आप कहां हैं। और अगर आपने सही निर्णय नहीं लिया तो आप सिवाय ग्राउंड के फेंस पे बैठ के तमाशा देखने के किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई रोल रहेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में मायावती, ठीक है, पिछले कुछ दिनों में उनकी राजनीतिक द्वंद्व दिखाई दे रहा है, लेकिन मायावती भी बहुत सारी चीजों को असेस कर रही है। वो एक पुरानी राजनेता है, मजबूत राजनेता है, सुलझी हुई राजनेता है। तो ऐसा नहीं है कि असेसमेंट उनके पास नहीं होगा, तो फैसला तो उनको लेना ही होगा। वो फैसला वो क्या लेती हैं ये तो खैर 15 जनवरी को हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तय करेंगी, कुछ घोषणा होगी। और 15 जनवरी को जो घोषणा होगी, जो आमतौर पर मायावती की स्टाइल है 15 जनवरी को घोषणा करने की, वो घोषणा ही होनी है जिसका इंतजार करना चाहिए। विजय जी, आपसे भी मेरा यह सवाल है कि हम बसपा की स्थिति समझना चाहते हैं इस पूरे खेल में। एक तो वो थ्योरी जो आपने बताया, बसपा शायद किसी गठबंधन का हिस्सा भी हो सकती है, कांग्रेस उसे बना सकती है, या फिर वो अकेले। दोनों परिस्थितियों में क्या इस सारे विवाद का फायदा, या आने वाले दिनों में भी हम देख रहे हैं कि ये विवाद लंबा खिंच सकता है, तो क्या बीएसपी को कोई फायदा होता दिखता है क्या इस सारे विवाद से, या फिर वो अलग थलग पड़ गई है और वोटरों का जो कुल मिलाकर जो विश्वास है बीएसपी में वो जैसा था वैसा है? देखिए, हम ये क्यों मानते हैं कि सारी पार्टियां कांग्रेस को मजबूत करना चाहेंगी? वो सभी पार्टियों के अपने संकल्प हैं, अपना एजेंडा है। चाहे बसपा हो, सपा हो, या और दूसरी पार्टियां हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सभी, हर पार्टी कांग्रेस को जिताए या बीजेपी का विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाए, तो उसका मुझे कोई कारण समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में इसमें बिखराव और हो सकता है। जो जंग अभी शुरुआत हुई है वो टकराव में बदलकर और चीजें टूटने तक जा सकती हैं, क्योंकि उसके कई कारण हैं और उन पे बात करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। लेकिन मोटे तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूत है और किसी अन्य राज्य में मजबूत नहीं है। पंजाब में उनकी जो थोड़ी बहुत ताकत थी, आम आदमी पार्टी ने खत्म कर दिया। आम आदमी पार्टी सबसे तेज बढ़ती हुई पार्टी है, 10 साल में वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई। और वो अगर उनके नेता जेल में न होते, मुझे लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आती, शायद कांग्रेस से भी ज्यादा। लेकिन अब जब लोकसभा का चुनाव है तो उसके बाद 27 का विधानसभा भी चुनाव है। बीएसपी ये जानती है कि दोबारा अगर कहीं मेरी सरकार बन सकती हो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश है। ये बात समाजवादी पार्टी भी समझती है। 24 में वो कांग्रेस को मजबूत करके और उत्तर प्रदेश में 20 सीटें कांग्रेस को देंगे तो 20 सीटों का मतलब हो गया 100 विधानसभा क्षेत्र। 403 में से 100 विधानसभा क्षेत्रों पे अगर कांग्रेस को दे दिया तो उनके पास 300 ही बचते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों पार्टियों के जो रीजनल अपने कारण हैं, क्षेत्रीय कारण है, इस कारण से वो फूंक फूंक के गठबंधन करेंगे और गठबंधन करने के बाद 10 बार सोचेंगे, क्योंकि इसमें उनका भी अपना भविष्य दांव पे लग सकता है। एक बार अगर गैर भाजपा वोट इन पार्टियों से छिटक कर कांग्रेस के पास गया तो क्या वापस लौटेगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक वगैरह में असम में कांग्रेस आज भी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, कोई तीसरी पार्टी नहीं। जहां जहां तीसरी पार्टियां हैं उसमें पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। तो इस तरह के जो राज्य हैं वहां पे, तो मेरा ऐसा मानना है कि राजनीतिक दल अपना हित पहले देखेंगे, राष्ट्रीय राजनीति बाद में देखेंगे, और वो ये भी देखेंगे कि राष्ट्रीय राजनीति से फायदा क्या हो रहा है और उस हिसाब से वो अपना फैसला लेंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं इसमें बसपा अपना जो एकला चलो की रणनीति उनकी है, क्योंकि वो अभी 12.8% वोट पे आ चुके हैं। अब वो अपने नए नेतृत्व को आगे कर रहे हैं, संगठन को वापस ला रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी का नारा देके वो कांशीराम जी के जमाने के मुद्दे को लेकर फिर से गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लोगों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर जातीय जनगणना वगैरह के मुद्दों की वजह से कोई नए तरीके का जुटान हुआ अति पिछड़े और अति दलित जातियों का, वो इनके पक्ष में वापस आता है भाजपा से टूट के, तो ये उसमें अपने लिए चांस देखते हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सत्ता की वापसी का, ना कि ये केंद्र सरकार की वापसी में। इनको पता है कि हमारी केंद्र सरकार में भागीदारी सिर्फ हिस्सेदार की होगी, एक आध राज्य मंत्री या एक आध कैबिनेट मंत्री, वो भी संख्या के आधार पे। अगर इनकी 10 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में आएंगी तो, और कांग्रेस के साथ उत्तर प्रदेश में, कम से कम उत्तर प्रदेश में न सपा और न बसपा, उसको कोई
वोटों का बेनिफिट होने वाला है। हाँ, एक माहौल का बेनिफिट मिल सकता है। उस माहौल से क्या 51% वोट आएगा जो 19 में भाजपा कर चुकी है, जब सपा, आरएलडी और बसपा एक साथ थी। अगर ऐसी कोई स्थितियां जनवरी तक बनती हैं जैसा उत्कर्ष जी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद, लेकिन कहीं स्थितियां वो प्रो मोदी ना हो जाए, क्योंकि बहुत सी चीजें वो भी पका रहे हैं। रोहणी कमीशन की रिपोर्ट है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इशू है, और भी दीगर मुद्दे उनके पास हैं जिन मुद्दों को वो ट्रम्प कार्ड के तौर पे खेल सकते हैं। तो जितनी कोशिश इधर है उतनी कोशिश उधर भी है, और रीजनल पार्टियों का जो अपना लक्ष्य है वो अपने को मजबूत करना है, ना कि राष्ट्रीय स्तर पे किसी ऐसे दल को मजबूत कर देना है जिससे उनकी खुद अस्तित्व पे खतरा मंडराने लगे। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि जो क्षेत्रीय दल है, लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स भी है और वो उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और यही शायद एक विरोधाभास है जो इस पूरे खेल को बहुत दिलचस्प और उलझा हुआ भी बना देता है। दोस्तों, हमने YouTube पर आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या अखिलेश यादव को मना पाएगी कांग्रेस, तो YouTube पर हमारा ये कार्यक्रम लाइव देखने वाले 77% लोगों का कहना है कि हाँ, आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव को मना लेगी। 23% लोगों को लगता है कि नहीं मना पाएगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उत्कर्ष सिन्हा जी, विजय उपाध्याय जी, हमारे साथ तमाम रहे, प्रशांत श्रीवास्तव, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।